ईसीबी ने नहीं किया ब्याज दरों में कोई बदलाव। बॉन्ड खरीद प्रोग्राम को भी दिसंबर 2017 तक बढ़ाया, लेकिन अप्रैल से घटेगी बॉन्ड खरीद की सीमा और फैसले से यूरो फिसला, डॉलर हुआ मजबूत। अमेरिकी मार्केट में बुलरन जारी, डाउ 19,500 के पार। ईसीबी के फैसले से उबरा यूरोपियन बाजार, एशिया की अच्छी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी करीब आधा % ऊपर। जेएसपीएल का घाटा अनुमान से ज्यादा बढ़ा, मार्जिन पर भी दबाव और कर्जदाताओं ने बैलेंस शीट के फोरेंसिक जांच के आदेश दिए। वहीं सेल के ईबिटा में सुधार। शीला फोम की लिस्टिंग आज 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू। आईपीओ का भाव ऊपरी बैंड पर 730 रुपए तय। डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार का तोहफा। रेल यात्रा, पेट्रोल डीजल और इंश्योरेंस हुए सस्ते। 2,000 रुपए तक के बिल पर सर्विस टैक्स भी माफ। जल्दी कोई न कोई आपको एक पैकेज इसके लिए आपके सामने आएगा। आपकी सिक्योरिटी भी ध्यान में रखी जाएगी। एक्ट में अगर संशोधन करना पड़ा तो एक्ट में भी संशोधन करेंगे। डिजिटल होते इंडिया को पुख्ता साइबर सिक्योरिटी देने की भी तैयारी। खास मुलाकात में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, 100 रुपए के नोट की नहीं है कमी, लोग ना करें जमाखोरी। दुनिया भर के बाजारों से हैं मिले जुले संकेत, लेकिन हमारे बाजार हैं जबरदस्त मजबूती में। एफआईएस की खरीदारी बरकरार। तो बड़ा सवाल है, क्या 8,300 पहुंचेंगे और उसके पार निकलेंगे? क्या हो ऐसे में आपकी रणनीति? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज आपको कमाई के मौके बताने के लिए हमारे साथ जानकारों का एक बड़ा पैनल है और आपको लगातार बाजार पे फंडामेंटल, टेक्निकल और वायदा बाजार से जुड़ी हुई सटीक राय हम देने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों के दौरान हमारे साथ संदीप वागले जुड़ेंगे हर रोज की तरह, और साथ ही बीएनपी पारिवारिक फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह भी, और इसके आगे भी काफी सारे और एक्सपर्ट्स आने वाले हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत अनिल, आपके साथ जो ये खबर आ रही है ईसीबी को लेकर के, एक थोड़ा सा झटका कि एक तरफ 9 महीने के लिए बढ़ा दिया, तो अब दिसंबर 17 तक बॉन्ड खरीदते रहेंगे राही साहब, लेकिन कम खरीदेंगे। बिल्कुल। अब इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है प्रदीप। एक तो ये है सिंपल कि भाई उन्होंने क्वांटिटी कम की है, क्वांटम कम किया है, तो उसे थोड़ा नेगेटिव देखना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी है, जरूरत पड़ी तो इसे रिव्यू करेंगे। इंटरेस्टिंग बात एक जो मुझे दिख रही है, इस फैसले को अमेरिका के साथ मिलाकर देखें। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना लगभग तय है, बाजार गिर नहीं रहे, तो बाजार शायद कहीं इस बात की ओर फोकस कर रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में मजबूती लौटती है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है और उसकी वजह से कड़े फैसले लिए जाएं, तो वो बुरे नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में भले आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे जो लगता है, हो सकता है एक आध दिन बाजार रुके, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग खैर होना भी चाहिए, क्योंकि सारे दुनिया भर के बाजार इतने हाइस पर चल रहे हैं, तो वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला भले ही ईसीबी की वजह से बने तो बने, लेकिन लॉन्गर टर्म में मेरे ख्याल से इसे अच्छा ही समझा जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यूरोप के भी ग्रोथ के आंकड़े अच्छे आए हैं, तो उनको वहां से जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा ये कदम उठाने के लिए। लेकिन डॉलर जो मजबूत हो रहा है उसकी चिंता होगी कि आइए सुनते हैं ईसीबी के प्रेसिडेंट मारियो द्राघी ने क्या कहा इसके बाद। Maybe you can explain to us what's the difference between what you did today and what people generally consider to be tapering. Thank you. Well, I mean, the word has meanings, several meanings depending on who's using it. But the way one would look, I mean, the natural way to look at a word like that is to have a policy whereby purchases would gradually go to zero, and that's not been discussed, or as a matter of fact, it's not even been on the table. तो बेसिकली मारियो द्राघी ने ये कहा कि ये टेपरिंग नहीं है। उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या ये टेपरिंग है, क्योंकि अमेरिका में टेपरिंग हुई थी तो बहुत दिक्कत हुई। तो वो कह रहे हैं कि टेपरिंग तब होती है जब आप ये टारगेट रख देते हैं कि कब जीरो बाइंग हो जाएगी, कब हम ये बंद कर देंगे। तो हमने वो बात ही नहीं की, तो ये इसको टेपरिंग मत करिए। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से मिला जुला सा कारोबार दिख रहा है, कोई बड़ा रुझान है नहीं आज। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बाजार गिर गए हों इस वजह से, तो ठीक ठाक सा मामला है। बिल्कुल। यूरो में खाली गिरावट आई है, और अगर आप देखें तो कल जो डॉलर इंडेक्स 100 पे था, आज फिर 101 के ऊपर निकल गया है। और हम जो सेलिब्रेट कर रहे थे कल कि रुपया भी मजबूत हो रहा है, हम 100 के नीचे का डॉलर इंडेक्स लेकर आ रहे हैं, वो निकल चुका है। लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट संदीप वागले भी अब यहाँ पे जुड़ चुके हैं। संदीप, आपकी क्या रणनीति होगी आज? गुड मॉर्निंग प्रदीप, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अब व्यू तो बुलिश ही है, लेकिन 8300 एक अहम लेवल है जो कि मैं वॉच करूंगा।
ऐसा ना हो कि हम 8300 के पास जाके नीचे चले आए। अगर आज 8300 के ऊपर क्लोज होता है तो मैं समझता हूं कि व्यू और पॉजिटिव बनेगा। 8450, 8500 तक अगले कुछ दिनों में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज का दिन क्रूशियल रहेगा मेरे लिए, आज का क्लोजिंग। और 8300 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूंगा। वैसे भी मैं पॉजिटिव हूं। ओके कल दरअसल 8250 के ऊपर जिस तरह से हम निकले थे टेक्निकली, तो वहां से एक पॉजिटिव क्यू तो मिल ही रहा है। अब आज आपको अगर कल के फ्यूचर्स के मुकाबले में देखें तो शायद 40 पॉइंट ऊपर फिर भी आपको एसटीएक्स दिखेगा। अब शायद 30 पॉइंट बचा है एग्जैक्टली 55 के आसपास की फ्यूचर्स की क्लोजिंग थी जहां तक मुझे याद है। तो उस लिहाज से तेजी के साथ शुरुआत होगी, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए प्रदीप, एक चीज जो सबसे बड़ी पॉजिटिव है भारतीय बाजारों के लिए, जिसकी वजह से एशिया की सुस्ती के बावजूद हमारी एसएक्स 50 मजबूत दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एफआईआई के आंकड़े, जो हम आगे थोड़ा विस्तार में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर 3 दिनों से लगातार एफआईआई की खरीदारी हो रही तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन आज के सेशन में मैं ये कहूंगा कि इम्तिहान है। इम्तिहान दोनों तरह के लोगों का, तेजी करने वालों का भी और मंदी करने वालों का भी, और फैक्टर्स दोनों के लिए बराबरी के हैं। तो कौन भारी पड़ता है ये देखना होगा। तेजी करने वालों के लिए क्या फायदे की बात है, देखिए सबसे बड़ी एफआईआई की खरीदारी जिस तरह की मजबूती बनती हुई दिख रही है, पार्टिसिपेशन आ रहा है, वॉल्यूम के साथ बढ़ रहे हैं, और कुल मिलाकर भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में कम बढ़े हुए हैं। वहीं मंदी करने वालों के लिए कुछ वायदा कारोबार के डेटा, कुछ यूरोप की तरफ की जो संकेत आए कम करने के, उसके अलावा कुछ अहम लेवल पर आप पहुंचते हुए दिख रहे हैं नॉन स्टॉप तेजी के बाद। तो ये दोनों तरफ का मामला है। तो ऐसे में आज के लिए सबसे अहमियत वाला लेवल है 8300। 8300 के ऊपर आज आप निकलते हैं, टिकते हैं और बंद होते हैं, तब आपको दिखेगी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग जो बाजारों में 200 पॉइंट की तेजी अगले हफ्ते में बना देगी। 8500 आपको अगले हफ्ते दिख जाएगा। तो 8300 लक्ष्मण रेखा है ऊपर की तरफ, इसके पार जाना इतना आसान नहीं होगा। अगर ये थोड़े नेगेटिव फैक्टर नहीं होते तो मैं पक्के तौर पर कहता था कि इन आंकड़ों के दम पर आज आप 8300 के पार निकलकर टिक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हो सकता है एक बार छुए, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश भी करें, लेकिन टिकेंगे इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है। दूसरी बात, अब यहां से आपको उतार चढ़ाव तेज होता हुआ दिखेगा, दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। अब इस तरह से फिर रणनीति जो बनानी है निफ्टी में दोनों तरफ की बनेगी। पहला तो ये सिंपल कि आप खरीदारी करें, स्टॉप लॉस आपका क्लियरली डिफाइंड है 8200। जब तक आप 8200 के ऊपर है घबराने की जरूरत नहीं। ऊपरी स्तरों पर 8275, 8300 छोटा टारगेट रखा है मैंने। दूसरा तरीका है कि 8300 के आसपास शॉर्ट करें, 8325 आपका 25 पॉइंट की रिस्क लेकर, छोटी रिस्क लेकर नीचे की तरफ 50 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। इतना ही, बहुत बड़े मुनाफे के लिए आज ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है राउंड आपको ज्यादा करने को मिले, बजाय इसके कि बड़ा मुनाफा खाने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी ये भी बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पर क्लोज हुआ है कल 18,500 के आसपास। तो अभी भी डायरेक्शन की तलाश है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ा नहीं। और परसों पॉलिसी के पहले जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था 18,600 के आसपास, तो उसे कल पार नहीं कर पाया, जबकि निफ्टी उसके ऊपर निकला है। तो बैंक निफ्टी की कमजोरी अभी भी थोड़ी है, लेकिन फिर भी अगर आप खरीदना चाहें तो 18,350 एक आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 18,600, 18,750 ऊपर के टारगेट है। दूसरा तरीका है कि अगर एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर आप मजबूत खुल जाएं तो 18,600 के आसपास बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दीजिए, 18,750 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 18,400 के लक्ष्य के लिए। और आज मैंने सेक्टर्स चुने ही नहीं है। सेक्टर्स के तौर पर प्रदीप मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूं, कैश मार्केट के स्टॉक, हाई बीटा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, वहीं पर खरीदारी करनी है। तो ये अच्छी बात है, कंसेंसस दिखता है। कल हम जब आखिरी सौदा में बात कर रहे थे तो मैंने भी ये कहा था कि 18,310 या 320 के 8,310 या 320 के आसपास के टारगेट निफ्टी के लिए बनते हैं। तो आप भी उसी तरफ जाने की उम्मीद आज रख रहे हैं, उसके ऊपर। लेकिन 8,450 या 8,500 जैसे अनिल जी कह रहे हैं, वो भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कल एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट जरूर आया है, और उसके साथ ही सबसे अच्छी बात है कि अब एफआईआईज भी थोड़े मूड में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और एक अच्छी बात जो प्रदीप दिख रही है वो ये कि कैश मार्केट में कमिटमेंट बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, जनरली कैश मार्केट की खरीदारी के साथ थोड़ी बहुत वायदा कारोबार में बिकवाली होती है, लेकिन कल के डेटा में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यही वजह है कल जैसे हम 8,200 के पार निकलकर टिके, तो अगले जो 50 पॉइंट मिले थे वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के मिले थे। वो साफ तौर पे वायदा कारोबार के डेटा में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, इन लेवल्स पर घरेलू फंड नहीं बेच रहे हैं, भले उन्होंने हाथ थोड़े खींचे हो। एफआईआई ने 700 करोड़ की खरीदारी की। सबसे बड़ी बात और सबसे अहमियत वाला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स 1441 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदना एफआईआई की तरफ से सिंगल सेशन में, यह आंकड़ा कई दिनों बाद दिखा है। तो इसका मतलब साफ है कि एक जो खरीदारी का मोमेंटम है और जो शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम एफआईआई की तरफ से आया। अब हेजिंग के लिहाज से एफआईआई क्या कर रहे हैं, जहां इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद रहे हैं वहीं पर
पुट ऑप्शन भी खरीदकर सामने हेज करें तो 850 करोड़ के आसपास के जो ऑप्शंस में खरीदारी है उसमें ज्यादा आंकड़ा पुट ऑप्शन का है। लेकिन इसे पॉजिटिव इसलिए देखा जाना चाहिए, अगर एफआई ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा सावधान है, तो वो सीधे इंडेक्स फ्यूचर्स बेचेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं ग्लोबल मार्केट इतना बढ़ गए, हम अभी भी पीछे हैं, तो फिर पुट खरीद कर अपनी हेजिंग कर लें, इंडेक्स में शॉर्ट नहीं करना। तो आंकड़े इससे बढ़िया पिछले 5-7 दिनों में दिखे नहीं और एसडीएक्स निफ्टी इन्हीं आंकड़ों के दम पर ऊपर है। मुझे तो लगता है कि पिछले महीने भर में नहीं देखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। 700 करोड़ की बाइंग कल हम यही बात कर रहे थे हेवन के साथ कि क्या 4 डिजिट में बहुत बेच गए, एक बार 4 डिजिट में खरीद का भी तो आंकड़ा दिखाओ। चलो थोड़ा पीछे रह गए, 300 करोड़ कम आए, लेकिन आंकड़ा तो अच्छा है। 700 करोड़ बाइंग का आंकड़ा 4 दिन पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आपको एफआईएस का 700 करोड़ का बाइंग का आंकड़ा इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। तो मूड पूरी तरह से बदला है और ऐसे में किन स्टॉक्स पे नजर होनी चाहिए? संदीप, आपकी लिस्ट क्या है? प्रदीप, मैं एक चीज कह दूं जो मैं पहले मिस कर गया। आप थोड़ा बहुत टेक्निकल या बहुत टेक्निकल समझते हैं। ये थोड़ा ठीक है। हमारे में सबसे ज्यादा प्रदीप को आता है टेक्निकल, सिंपल नहीं, वो मैं देखता हूँ दोपहर में वो चार्ट जो एक्सप्लेन करते हैं, तो मेरे लिए ये डबल बॉटम जैसा सिचुएशन बना है, ये कहना इसके लिए जरूरी है क्योंकि पूरा आउटलुक चेंज कर देता है। अनिल जी ने जो 8300 का लेवल का हमने लास्ट वीक भी बात की थी, तो अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन हो जाएगा मेरे लिए, मेरे अंडरस्टैंडिंग में, और फिर सीधा 86। डबल नहीं, ट्रिपल है। मैं बोल रहा हूँ 7925 वाले जिस बॉटम की आप बात कर रहे हो वही ना? आप वीकली चार्ट में देखो तो 2 बार है। अच्छा, वीकली में 2 बार है, हाँ, और बाकी 3 बार है। हैमर भी बना है। अच्छा, तो बहुत अच्छा चांस है कि आप लास्ट वीक मुझे पूछते तो मैं 40-60 या 30-70 कह देता अगेंस्ट दैट, और अब का मैं चार्ट देख के बोलता हूँ कि 60-40 फॉर क्लोजिंग अबव 8300। तो ऐसे में 8600 के व्यू खुलते हैं इमीडिएटली अगले 1-2 हफ्ते में। 8200 to 8500 ये व्यू बनता है, और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था नया टॉप हो सकता है मार्च तक, मैं उसको मेरा व्यू बरकरार रखूंगा। स्टॉक्स की बात करें तो मैं आई विल गो विद बाय इन वेदांता, मेटल स्ट्रांग है तो ये बेस्ट स्टॉक है उसमें से। 239 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 253, एंड अ बाय इन हैवेल्स जो 345 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 372। ओके, तो एक हम जो कल बात कर रहे थे अगले साहब के साथ, अगले साहब कह रहे थे कि 8300 तक आप पहुंचा दो, फिर नया हाई मैं करवा दूंगा। मैं मार्केट करवा देगा। तो 8300 तक हम पहुंचाने की कोशिश पूरी कर रहे थे और वो जल्दी हो रही है। हो ही गया, हो ही गया, एसजीएक्स पहुंच गया तो शायद बहुत देर नहीं लगेगी, लेकिन देखना होगा कि वहां पे क्या होता है। जैसे कि हमने पहले बात की, लेकिन वायदा बाजार के इनफैक्ट अगर आप संकेत देख रहे हैं तो वहां पे कल बहुत ही क्लियरली दिख रहा था कि जो कॉल राइटर्स थे 8300 वाले, जो कि इसी लेवल पे आपका फोकस है, वो कल पोजीशन काट के 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गए थे। बिल्कुल, तो उनको तो अंदाजा लग गया। हाँ, तो 8300 पर कल 4 लाख शेयर घटे थे, परसों भी घटे थे 3 लाख शेयर। इसका मतलब साफ है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स को डर तो है। अच्छा, कल के सेशन में प्रदीप एक सबसे बढ़िया बात जो हुई है वो है कि पहली बार तेजी करने वालों का कॉन्फिडेंस दिख रहा है आंकड़ों में। मतलब इतने दिनों में वो कॉन्फिडेंस था नहीं। कैसे? पहले तो ये कि 10 लाख शेयर निफ्टी फ्यूचर्स में ऐड हुए, नए जुड़े हैं। अच्छा, ये एक साफ संकेत है, लेकिन एक संकेत और वायदा करो तो हमारे से बेहद साफ दिख रहा है कि मजबूत निफ्टी है, बैंक निफ्टी नहीं। क्योंकि बैंक निफ्टी में 3 लाख शेयर कल भी ओपन इंटरेस्ट में कम हुए इतनी तेजी के बाद भी। तो बैंक निफ्टी में लोगों को डर है, मंदी करने वालों ने भी पोजीशन काटी है, तेजी करने वाले भी छोड़ के गए कि नहीं मजा नहीं आ रहा। तो अगर आपको इंडेक्स में तेजी करनी है, ट्रेड करना है, तो फिर तेजी की तरफ निफ्टी होगा। और संकेत कमजोरी क्या है, तो पहले बैंक निफ्टी को शॉर्ट कीजिए। ये 2 चीजें तो पहली बात। दूसरा, अब मैं क्यों सावधानी के संकेत दे रहा हूं, क्यों मेरा कॉन्फिडेंस 8300 के लेवल पर एक छोटे करेक्शन का है, वो बता दूं। 2 रीजन है। एक तो है कि कल कमजोर ट्रेडर्स ने बड़ी खरीदारी की 8200 के पार निकलने का, और कमजोर ट्रेडर्स जब सिस्टम में आते हैं तेज खरीदारी करते हैं कि एक गैप से मिल जाएगा, पैसा बना लेंगे, इतना आसान नहीं होता। और खासतौर से तब जबकि 2 अहम आंकड़े हैं आपके सामने। पहला 8300 जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, कॉल ऑप्शंस में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। दूसरा बहुत दिनों बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं, और वो है पुट कॉल रेशियो 1.09। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये ओवरबॉट हो गया या ऐसा हो गया कि जहां से बिल्कुल बाजार घूम जाएगा, लेकिन पुट कॉल रेशियो 1.13 1.15 के आसपास होगा इंट्राडे में। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8300 के आसपास। वहां पर आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलेंगे ना, तो वो लेवल ऐसा है जहां तेजी करने वाले ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और एक डिप का इंतजार करना चाहिए। अभी भी बाजार में रुझान तेजी का, इसमें कंफ्यूज मत होइए। गिरावट में खरीदारी ही करनी है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, लेकिन कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, और वो प्रॉफिट बुकिंग करने का लेवल सामने आते हुए दिख रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखें, जब मंदी में आप सारे लेवल नीचे के तोड़ते हैं, तेजी में भी तोड़ सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ऐसे में 8300 अहमियत वाला लेवल है, लेकिन अगर इसको आपने पार कर दिया, हफ्ते के आखिरी दिन आपने इसके ऊपर बंद दे दिया,
तो फिर जो जबरदस्त तेजी बनेगी अगले हफ्ते वो आप सोच नहीं सकते। 200 पॉइंट तो निफ्टी आपको ऐसे ही लेके जाएगा ऊपर। तो ये लेवल आज ध्यान में रखिए। तो एक बार की चाहे तो वहां प्रॉफिट बुक कर लें, 50-75 पॉइंट की करेक्शन का इंतजार करें। और यही वजह मैं कह रहा हूं कि उतार चढ़ाव बढ़ते नजर आ रहे हैं यहां पर। विक्स कल 8% ऑलरेडी गिर चुका है, तो हो सकता है विक्स में थोड़ी बढ़ोतरी यहां से आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस के साथ सावधान रहें, अपने लेवल से खरीदें, ऊपरी स्तरों पर फंसे नहीं, ये जरूर ध्यान रखें। और क्लोजिंग कैसी होगी और क्लोजिंग के वक्त आपको अगले हफ्ते और पोजीशन लेकर जानी है नहीं जानी है, वो तो मैं और प्रदीप दोनों आपको बताएंगे आखिरी सौदा में भी। बिल्कुल। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय, लेकिन ब्रेक के बाद टॉप 5 शेयर्स, तो आप कहीं जाएगा नहीं। 5 में से 4 एक्सपर्ट्स हैं बाजार पर आज पॉजिटिव बुलिश खरीदारी करने की राय। और इन 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक जो निकल कर आ रहा है लेवल्स वो आपके सामने रख दूं। सिंपल, स्टॉप लॉस का लेवल एकदम क्लियर कट है 8,200 के आसपास स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ 8,275, 8,300 मेरे लेवल्स मैच हो रहे हैं, उससे पार निकल गए तो 8,350। ये है लेवल्स निफ्टी पर अहमियत वाले हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक। बिल्कुल। और गौरांग साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरांग, ये बताइए कि इस तेजी के मूड में अब आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं, कहां पे आप तेजी करेंगे? आज ही नहीं, लेकिन काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय बरकरार है प्रदीप। और हमें लग रहा है कि कंजम्पशन ड्रिवन थीम जो कि एक पिछले पायदान पर चल रही थी डिमोनेटाइजेशन को लेकर के, तो वहां पर हमने डाबर को आइडेंटिफाई किया है। करीबन 270-280 के आसपास दाम चल रहे थे। 345 का लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं लंबी अवधि के नजरिए से। और उसी लिहाज से हैवेल्स इंडिया एक दूसरी कंपनी है। कल मेरे ख्याल से कल और परसों काफी शानदार परफॉर्मेंस हम देख रहे थे इस पर्टिकुलर काउंटर पर। यहाँ पर भी लंबी अवधि के नजरिए से हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लग रहा है कि तीसरी तिमाही में कदाच नतीजे थोड़े दबाव में रहे, मायूसी रहे, लेकिन चौथी और आने वाला जो वित्त साल है उसमें गति तीव्र गति से ऊपर की तरफ जाएगी बिक्री के मामले में, और उसका सकारात्मक सा रुझान नतीजों पर मुनाफे में आएगा। बिल्कुल, ये बात तो गौरांग आपकी सही है कि आप लगातार तेजी की बात कर रहे थे। और मुझे याद है कि काफी वक्त के बाद हम मिल रहे हैं। सितंबर में एक बार जब गौरांग जी से मेरी बात हुई थी अनिल, तो उस समय मैं थोड़ा मंदी में था, 9,000 के करीब हम पहुंच रहे थे। सही थे। तो गौरांग जी का ये कहना था कि जिन लोगों को शेयर नहीं मिले उनको लगता है कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन अब तो वो अंगूर काफी मीठे हो गए होंगे गौरांग जी। इस समय तो बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट आपको दिख रहा होगा। एग्रेसिव बाइंग की राय दे रहे होंगे आप। शुक्रिया प्रदीप सराहना करने के लिए, क्योंकि शेयर बाजार में हम जैसे विशेषज्ञ जो बुनियादी तौर पर मापदंड करते हैं उनको हमेशा जूते ही मिलते हैं, सराहना बहुत कम मिलती है। तो उसके लिए पहले तो शुक्रिया आपको। और जहां तक रही बात खरीदारी की, तो ये है कि 8,000 पर हम बात कर रहे हैं 7,800 या 7,500 की, और 8,200 के ऊपर हम बात करते हैं 8,300, 8,500 की। तो मैं इनफैक्ट आपके सहयोगी चैनल पर था क्रेडिट पॉलिसी के पहले प्रदीप, CNBC बाजार पर, और 4 या 5 तारीख थी मेरे ख्याल से। और मुझे पूछा गया था कि ब्याज दरें कटेगी क्या नहीं काटेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे नहीं लग रहा है कि ब्याज दरों में कटौती होगी, और उसके कारण आपको शायद 8,100 के नीचे भी स्तर देखने मिलेंगे। वो एक बढ़िया मौका खरीदारी का होगा। आज हम 8,300 के करीब जाएंगे। ये भी मुझे लग रहा है कि एक बेहतर मौका है खरीदारी का लंबी अवधि का। सिर्फ एक ही चीज है, पूरी ताकत लगा करके आप खरीदारी न करें, किश्तों में खरीदारी करें। और मुझे ये लग रहा है कि सीमेंट, FMCG, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोज, ऑटो एंसिलरी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड फार्मा, ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र हैं जहां पर आपको दिग्गजों में ध्यान रखते हुए पहले तो फिर धीरे धीरे मझौले शेयर में शुरुआत करें निवेश करने के लिए, और पूरी ताकत लगा करके एक टाइम पर निवेश न करें। मैं पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहा था कौन है वो आदमी, कौन है वो शख्स जिसकी वजह से डॉक्टर उर्जित पटेल ने ब्याज दरें नहीं काटी। आज पता चला वो गौरांग शाह थे जिनकी वजह से हमें रेट कट नहीं मिला। चलिए गौरांग जी, कोई बात नहीं, अब नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन बाजार में तेजी हो गई तो हमें तो उसी में सेटिस्फेक्शन है, कोई बात नहीं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए टॉप 5 स्टॉक्स। और
अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का। सबसे पहले केपीआर मिल्स, जिसकी कल बोर्ड बैठक हुई और बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार होना था। बायबैक अप्रूव कर दिया है कंपनी ने। लगभग 10% की इक्विटी बायबैक की जाएगी 660 रुपए प्रति शेयर पर। दूसरा स्टॉक होगा यूनाइटेड ब्रूअरीज और यहां दबाव देखने की उम्मीद है। किंगफिशर एयरलाइन मामले में ईडी का नोटिस मिला है और 1376 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। टाइम टेक्नोप्लास्ट 13 दिसंबर को करेगा बोर्ड बैठक और इस बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा नए फंड जुटाने पर। बैंको प्रोडक्ट्स, यहां भी खबर बुरी है। बैंको प्रोडक्ट्स बायबैक का प्रस्ताव वापस ले लिया है इसने और इसका इंपैक्ट आप इस स्टॉक में आज देख सकते हैं, गिरावट देखने को मिली। और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान। जी हां, जो भी पेट्रोल पंप पर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे उस पर आपको मिलेगा 1% का डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट एचपीबीबी आईओसी के लिए भारी पड़ेगा अगर इन्हें भुगतना है। देखना होगा सरकार इन्हें वापस पैसा देती है या फिलहाल तो इस पर क्लैरिटी नहीं, तो शायद इनके लिए नेगेटिव समझा जाए। तो एचपीबीपी आईओसी देखेंगे आज कैसा प्रदर्शन करते हैं। और फोकस करते हैं कल की ईसीबी की बैठक के नतीजों पर और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिंगापुर से डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव जुड़ रही है कार्यक्रम में। राधिका जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जो कुछ कल मारियो द्रागी साहब ने कहा उसको कैसे देखती हैं आप? क्या असर पड़ेगा हिंदुस्तान के बाजारों पर? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जो ईसीबी ने जो कल डिसीजन लिया था वो आई थिंक उन्होंने दो चीजों में बैलेंस किया था। एक था कि उनके इन्फ्लेशन और ग्रोथ अभी बेटर दिख रहे हैं पहले से, लेकिन फिर भी वो यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड क्योंकि नेक्स्ट ईयर बहुत सारे 3 मेंबर कंट्रीज में इलेक्शन है, ब्रेक्सिट अभी डेवलपमेंट्स पक्का नहीं हुआ है और इटालियन रेफरेंडम भी खत्म हुआ है। तो इसलिए उन्हें सोच परख के वो मेजर लेना पड़ा। हमें लग ही रहा था कि वो 80 से 60 करेंगे मंथली परचेजेस को, लेकिन हमें लगा 6 महीने करेंगे, लेकिन उन्होंने एक्चुअली 9 मंथ्स किया है। तो इसमें आई थिंक इम्प्लीकेशन ये है कि जो यूरोजोन के जो बॉन्ड थे वो ज्यादा हुए हैं, मीन इंक्रीज हुए थे और अभी नेक्स्ट आई थिंक नजर होगा कि फेड क्या करेंगे। अगर उनसे भी हॉकिस्टोन निकला तो आई थिंक हम यूरोप पर और प्रेशर देख सकते हैं। आई थिंक इंडियन मार्केट्स के लिए हमारा ये होगा कि ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब कि जो मेजर सेंट्रल बैंक है अभी भी वो अकोमोडेटिव पॉलिसी रख रहे हैं, इसकी वजह से जो इन्फ्लोज का डर बना रहता है वो अभी आती रहेगी। आप ही करिए राधिका, एक चीज भारतीय बाजारों के लिए हम साफ तौर पे देख रहे हैं, जब डॉलर बढ़ता है तो हमारे यहाँ एफआईआईज प्रॉफिट बुक करने लगते हैं या मंदी करने लगते हैं, निकलने लगते हैं, और जब डॉलर नीचे आता है तो एफआईआईज वापस लौटते हैं। हमने देखा जब 100 पे डॉलर इंडेक्स आ गया तो पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ एफआईआईज के अच्छे खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं। तो इस सारे फैसले का डॉलर पे क्या असर होगा, क्योंकि वो फिर से 101 के ऊपर निकल गया है? अभी के लिए आई थिंक हम देखें 2-3 दिन तो यूरोप पे प्रेशर रहेगा ही, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि फ्लोज इतने ना बने। लेकिन हमें लगता है कल के डिसीजन के बजाय हमें अगले हफ्ते का देखना पड़ेगा। जब फेड का डिसीजन होगा वो ही डॉलर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कहेंगे कि हाँ जो इन्फ्लेशन रिस्क है वो सही है, इसकी वजह से अगले साल 4 बार रेट हाइक हो सकते हैं एंड इसकी वजह से डॉलर स्ट्रेंथ वापस आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ईसीबी इतना इम्पोर्टेंट है जितना फेड है। तो फेड के डिसीजन के बाद आप डॉलर इंडेक्स को कहाँ देख रहे हैं? हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन, हमारे जो करेंसी इकोनॉमिस्ट हैं उनको लगता है कि अभी भी डॉलर स्ट्रेंथ बना रहेगा। तो पहले वो 93 का 100 का बैंड था, अभी उसके ऊपर जाने के अच्छे चांसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉलर एशियंस है और रुपी को भी आप ले उसका भी हमें और अपसाइड लग रहा है डॉलर एशियंस का। बट यही है कि जो फेड के जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस है वो कहाँ रखते हैं। अभी उनको फेड ने सिर्फ 2 रेट हाइक अगले साल बोले हैं। अगर उन्होंने वो प्रोजेक्शंस इंक्रीज किए, उन्हें लगता है कि 3 या 4 हो सकते हैं, फिर हम वो डॉलर स्ट्रेंथ वापस आते देखेंगे। एज वेल एज तो एशियंस और रुपी पे तो प्रेशर पड़ेगा ही। सो टोन उनका और उनके क्या कॉन्फिडेंस है वो कह पाते हैं कि जो नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा, वो बहुत देखने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है, शुक्रिया राधिका जी पूरा एनालिसिस देने के लिए हमारे दर्शकों को। ईसीबी की बैठक के बाद बाजारों पर असर पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की राय और एक शेयर जिसमें बड़ा कंफ्यूजन है।
कंफ्यूजन ये कि ये शेयर के लिए खबरें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या कुछ हो रहा है, क्या असर पड़ेगा। और वो शेयर है सन फार्मा। यूएसएफडी के इंस्पेक्शन भी हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, कंपनी कुछ कह रही। तो आशीष हमारे साथ हैं ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, क्लैरिटी है? कंफ्यूजन काफी हद तक बना हुआ है अनिल जी। पहले बता दूं, सन फार्मा की जो हलोल फैसिलिटी थी 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में उसका इंस्पेक्शन हुआ था और उस हलोल फैसिलिटी पर 9 ऑब्जर्वेशंस आए थे। अब रिपोर्ट आई है पहले क्रेडिट स्विस की, जहां पे वो कह रहे हैं कोई रिपीट ऑब्जर्वेशंस नहीं है, तो एक राहत की बात है। वार्निंग लेटर एस्केलेट होने का खतरा कम हो रहा है, लेकिन उनके पास क्लैरिटी इस बात के लिए नहीं है कि कितना टाइमलाइन होगा रिजॉल्व करने में, क्योंकि ये 9 ऑब्जर्वेशंस क्या है इसकी डिटेल्स नहीं है। नोमुरा का कहना है कि जो रिपीट ऑब्जर्वेशंस नहीं आए हैं वो कंफर्टिंग है। हालांकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर उनके हलोल फैसिलिटी से अभी भी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस बहुत म्यूटेड है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 से 6 महीने में फैसिलिटी को शायद यूएसएफडीए अपग्रेड कर दे, लेकिन अभी भी वो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, एक न्यूट्रल की रेटिंग मेंटेन करके चल रहे हैं 726 के लक्ष्य के साथ। आशीष, लेकिन इसके अलावा बड़े ब्रोकरेजेस की नजर और किन शेयरों पे? एक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग आई है प्रदीप, वो है गोल्डमैन सैक्स की इंडियन ऑटो स्पेस पर, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मारुति को उन्होंने हाईलाइट करा है। उनका कहना है बहुत तगड़ा लॉन्ग टर्म ऑटो का पोटेंशियल है इस देश में और मारुति उसका एक तगड़ा प्रॉक्सी है। उनका मानना है बहुत स्ट्रांग ब्रांड पुल होगा, इस कंपनी की बहुत एग्रेसिव लॉन्च पाइपलाइन होगी, वो इस कंपनी को मदद करेगी। और पिछले कुछ दिनों में जो 10% का करेक्शन आया है उसके चलते रिस्क रिवॉर्ड बहुत कंपेलिंग हो गया है। उनका मानना है यहां से 20% तक का अपसाइड ये स्टॉक दे सकता है, इसीलिए अपनी कन्विक्शन लिस्ट में ऐड कर रहे हैं 6,246 रुपए के लक्ष्य के साथ। इसके अलावा कुछ और ऑटो कंपनीज उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करी, जिसमें टीवीएस की पहले ही वो कन्विक्शन बाय था, उसे रिआइटरेट किया है 450 के लक्ष्य के साथ, यानी कि ऑलमोस्ट 26% का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें नजर आता है। एमएनएम को अपग्रेड करा गया है, पहले न्यूट्रल था, अब उसे खरीदारी करने की सलाह दे दी गई है 1380 के लक्ष्य के लिए, यानी कि 17% का अपसाइड। और एक ऑटो एंसिलरी कंपनी मदरसन सुमी को भी उन्होंने रिपोर्ट में हाईलाइट करा है, पर इस काउंटर को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है 1314 के टारगेट्स के लिए। ये इंटरेस्टिंग है। मदरसन सुमी में ये यूरोप को लेकर हमेशा चिंताएं रहती है और मैनेजमेंट आके हमेशा बोलता है हमें फर्क नहीं पड़ता, यूरो भले 20 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंच जाए, और ब्रोकरेज हाउस है कि वो डाउनग्रेड करते रहते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है, क्या होगा मदरसन सुमी? किसको मानेंगे आप? हाँ, ये बड़ा सवाल है। मैं तो ब्रोकरेज हाउसेस को मानता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो शेयर वही खरीदते बेचते हैं, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे खरीदा जाता है। चार्ट्स पे भी पूछ ले, फिर अगले साहब को भी पूछ लेते हैं सर चार्ट्स। कल तो अभी आज आपको अच्छे दिखेंगे, क्योंकि कल जो भारत फौज और मदरसन सुमी भागे हैं, आज तो आपको अच्छे दिखेंगे। फर्दर थोड़ा अपसाइड है ये मैं मान के चलता हूं, क्योंकि पैटर्न काफी पॉजिटिव है। तो ये भी जो भी कल एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है 320 के लेवल पे, तो यहां से रिवर्सल मुझे नहीं लगता है जब तक 315 के नीचे क्लोज होता है। मुझे लगता है पहले थोड़े ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे 350 355, और अगर करेक्शन आता है तो उसके बाद तो मुझे बेरिश जरा भी नहीं दिखता है। ओके, लेकिन जो सन फार्मा की हमने बात की, एक तरफ देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको दवाएं सस्ती चाहिए, और दूसरी तरफ अगर इंडियन कंपनीज को अप्रूवल नहीं देंगे तो ये सस्ती दवाएं आएंगी कहां से? बिल्कुल, सस्ती तो हम ही बनाना चाहते हैं। देखिए, अगर उनको वाकई में कुछ अच्छा करना है तो उनको इंडियन आईटी कंपनियों को रोकना है और इंडियन फार्मा कंपनियों को बढ़ावा देना है, तब तो अमेरिका का भला होगा। आईटी के बारे में भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं। वो भी नहीं, हाँ सही बात है। उनको लगता है कि वो प्रोग्राम से प्रोग्रामिंग कर लेंगे, आजकल जैसे कोडिंग करने वाले भी प्रोग्राम आते हैं, बिल्कुल, तो उनको लगता है कि ऐसे हो जाएगा, पर वो तो मालूम पड़ेगा। देखो, एक चीज पक्का है प्रदीप, मैं तो एक चीज जानता हूँ, देखो जितने मेहनती लोग हिंदुस्तानी है और जितने दिमाग वाले हैं, ऐसा तो दुनिया में कहीं है नहीं। इसलिए हर बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनियों के टॉप पे हिंदुस्तानी ऐसे ही नहीं बैठे। एक तो दिमाग तो है ही है और काम दबा के करते हैं। अमेरिका वालों उनको तो कहा, उनका तो ये लोग तो सब 4 डे वीक की तरफ बढ़ रहे हैं, हम 7 दिन काम करने वाले लोग हैं, तो काम मुकाबला करेंगे क्या? और इटली में बेचारे रणजीत साहब काम करवाने लगे थे, तो उनको हटाने की नौबत आ गई, रेफरेंडम ही गिर गया। लेकिन सन फार्मा पे राकेश आप क्या कॉल ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, अगर सन फार्मा की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है स्टॉक का। ऊपर से हमने एक सप्लाई बनती हुई देखी है, स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई थी, पहले 700 रुपए के नीचे एक ब्रेकडाउन दिखाया, उसके बाद 600 रुपए के नीचे फिसला। एज ऑफ नाउ अगर आप इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि किसी तरह की बाइंग इस काउंटर में की जाए। मेरा ऐसा मानना है कि फार्मा स्पेस में कई स्टॉक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, सन फार्मा से दूर रहना चाहिए। अगर फार्मा में ही कोई पोजीशन लेनी है बाइंग साइड की, तो मुझे लगता है बायोकॉन, सिप्ला एक अच्छे विकल्प होंगे जहां पे एक अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। सन फार्मा में एज ऑफ नाउ कोई टेक्निकली बाइंग पैटर्न नहीं है।
आपका शॉर्ट का टारगेट नीचे, वागले साहब आपका चार्ट पे शॉर्ट दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल, कल मैंने दिया था लेकिन कल थोड़ा ऊपर चला है, लेकिन मेरा व्यू अभी भी बरकरार है। मेरा शॉर्ट का टारगेट 621 है। 621, ओके। तो शॉर्ट करें सन फार्मा, ये क्लियर कट है। तो लॉन्ग कहां किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब लेते हैं विकास सेठी जी से। सेठी फिनमार्ट के एमडी हमारे साथ है। विकास जी, पहले तो बताइए वो मिड कैप्स, दिग्गज शेयर, वायदा कारोबार वाले जो आज आपकी खरीदारी की लिस्ट में है। बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रदीप। जो 3 स्टॉक्स में आज चर्चा करना चाहूंगा एफएनओ सेगमेंट से, जो मेरी बाई लिस्ट में है, उनमें पहला रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बहुत अच्छी कंपनी है और इन द रन अप टू द बजट ऐसे भी डिफेंस शेयर लाइमलाइट में रहते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव प्ले रहेगा। उसके अलावा भी जो सरकार का पिछले जो कल परसों जो अनाउंसमेंट्स आए हैं डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज करने के लिए, तो उसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। फिर जो आने वाले कुछ महीनों बाद जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें ईवीएम मशीन्स जो यूज होंगी या जिसके लिए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कल भी स्टॉक में अच्छा पॉजिटिव रुझान था और आज भी इस स्टॉक में तेजी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा जैन इरिगेशन। ये भी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे नतीजे आए थे इस तिमाही के, उसके बाद से हमने फिर थोड़ा करेक्शन देखा है। बट एक तो रन अप टू द बजट इरिगेशन स्टॉक्स में तेजी रहती है और दूसरा अभी जो सरकार ने गरीब कल्याण योजना भी अनाउंस करी है उसका भी फायदा इरिगेशन कंपनीज को होने वाला है। तो मुझे लगता है जैन इरिगेशन वुड बी अ वेरी गुड बाय एट द करंट लेवल्स। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। मुझे लगता है क्रूड के दामों में जो बढ़त देखी जा रही है, ओपेक के जो प्रोडक्शन कट के सहमति के बाद, तो उसका एक मेजर बेनिफिशियरी ऑयल इंडिया रहेगा। कल भी स्टॉक पॉजिटिव था और मुझे लगता है आज भी इसमें बिल्कुल तेजी रहनी चाहिए, इसमें भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, लेकिन इसके अलावा आपको और छोटे मझोले स्टॉक्स में कहां खरीदारी के मौके दिख रहे हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और आगे आशीष चतुर्मोहता भी जुड़ेंगे हमारे साथ बताने के लिए आपको कहां है कमाई के मौके। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी, राकेश बंसल जी और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए आ गए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आशीष चतुर्मोहता भी, सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के। आपका भी स्वागत है आशीष जी। निफ्टी बैंक निफ्टी बाद में लेता हूं मैं आपसे, है ना। पहले एक बार पिक्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो पहले तो राकेश जी बताइए, आपने आज कौन से स्टॉक्स चुने हैं खरीदारी अभी क्वाली के लिए? अनिल जी, मैं बेसिकली उन स्टॉक्स में फोकस कर रहा हूं जिनमें डीमोनेटाइजेशन से पहले के जो हाइस थे वो हाइस टूट चुके हैं। जो 8 नवंबर से पहले के हाइस थे वो हाइस टूट चुके हैं और उनमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। फार्मा के अंदर सिप्ला ने उसी तरीके का एक ब्रेकआउट दिखाया है 569 के स्टॉप लॉस के साथ। सिप्ला को खरीदने की राय रहेगी 600 रुपीज के टारगेट के लिए। दूसरा अनिल जी बायकआउट रहेगा भारतीय एयरटेल पर। यहां भी उस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनिल जी भारतीय एयरटेल के लिए, जब रिलायंस जियो का लॉन्च हुआ था और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन हाइस के ऊपर भारतीय एयरटेल निकल चुका है। टेक्निकली 330-31 के ऊपर बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 324 का स्टॉप लॉस, 346 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को खरीदने की राय रहेगी। तीसरा बायकॉल रहेगा बायोकॉन के ऊपर। यहां पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ साथ एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। बायोकॉन को खरीदने की राय रहेगी 899 के स्टॉप लॉस के साथ 960 के टारगेट के लिए। एंड लास्ट बायकॉल रहेगा सीमेंस पर, जहां पर टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कई दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस यहां पर डाउनग्रेड कर रहे हैं। टेक्निकली मुझे लगता है एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 1082 का स्टॉप लॉस, 1223 के लक्ष्य के लिए सीमेंस को बाय करना चाहिए। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। सेठी साहब, आपके पिक्स कैश मार्केट में कौन से हैं? बिल्कुल प्रदीप, जो स्टॉक्स कैश मार्केट से मैंने चूज करे उसमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा टानला सॉल्यूशंस। ये भी एक डिजिटल पेमेंट पे जो सरकार का भी फोकस हुआ है उसका एक मेजर बेनिफिशियरी रहेगी ये कंपनी जो A2P मैसेजिंग माने एप्लीकेशन टू पर्सन्स मैसेजिंग सर्विसेज में है, जहां पे ये एक लीडिंग कंपनी है। जैसे हम कुछ भी अगर ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका जो हमको एप्लीकेशन से जो डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं वो काम ये करती है। और उसके अलावा भी जो वन टाइम पासवर्ड्स आते हैं जो सेकेंड लेवल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है ऑनलाइन पेमेंट्स में, उसके लिए एक लीडिंग कंपनी है। शायद मेरे ख्याल में सिंगल ओनली कंपनी है जो ये काम करती है। तो एक मेजर बेनिफिशियरी रहेगी स्टॉक में। हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी बढ़त देखी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी यहां से बहुत अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे और आज भी इस स्टॉक में पॉजिटिव रहना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा कैपिटल फर्स्ट। एक बेहतरीन NBFC कंपनी है।
बहुत अच्छी एनबीएफसी कंपनियां अपने ऊपरी लेवल से काफी करेक्शन भी हो चुका है और आज ऐसे पॉजिटिव खबरें भी हैं कि इन्होंने 340 करोड़ के एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की एक आर्म को, जो कि हुआ है 712 या 715 के आसपास के लेवल्स पे, और स्टॉक का दाम आजकल अभी 512-15 का लेवल है। तो मुझे लगता है आज इस स्टॉक में बिल्कुल अच्छी तेजी बननी चाहिए। और जो इसके बाद जो स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे वो रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। इस स्टॉक को मैंने ट्यूसडे को भी जब आपके शो पे आया था तब रेकमेंड किया था, उस समय 65 रुपए का भाव था, कल शायद 72-73 रुपए के भाव पे क्लोज हुआ। मुझे लगता है इसमें भी आज बिल्कुल तेजी रहनी चाहिए। सरकार का भी जो अनाउंसमेंट रिसेंटली आया है, जो वो फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी पुरानी दरों पे देंगे, उसका एक मेजर बेनिफिशियरी होगा। जो चौथा स्टॉक रहेगा वो रहेगा ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक भी मैंने ट्यूसडे को रिकमेंड किया था और वहां से करीबन 7-8% ऑलरेडी बढ़ चुका है, बट मुझे लगता है एक बेहतरीन ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, आज भी इसमें बिल्कुल तेजी रहनी चाहिए और लंबी अवधि के लिए स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें भी खरीदारी करें। और जो पांचवा स्टॉक रहेगा वो है एक छोटी हाउसिंग कंपनी है जो लो कॉस्ट हाउसिंग के स्पेस में है। कंपनी ने तिमाही नतीजे बेहद ही शानदार पेश किए थे और अभी हाल ही में जो बाजार के नामी गिरामी निवेशक है उनका भी इस स्टॉक में इंटरेस्ट बना है। कंपनी का नाम है प्रोजोन इनटू। ये एक छोटी लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनी है जो कि छोटे टाउन्स, छोटे विलेजेस और इसमें काम करती है। सरकार का जिस तरह का फोकस है हाउसिंग पे, ये कंपनी के आने वाले सालों में बहुत अच्छे नतीजे आने चाहिए। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए तो निवेश करना चाहिए और मुझे लगता है आज भी इस स्टॉक में बिल्कुल एक अच्छा रुझान रहेगा। तो ऐसा लग रहा है विकास जी आपने पूरा पोर्टफोलियो बना डाला। अगर मुझे ये बताओ, अगर रोज आप इतने 5-6 स्टॉक तो ये कैश के हैं, 5-6 आपने एफएनओ के लिए, इतने पैसे होते हैं रोज खरीदने के लिए? नहीं, ट्रेड करने के लिए तो बिल्कुल आपने लिया और फिर प्रॉफिट्स भी बुक कर लिया तो बिल्कुल कर ही सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बेहतरीन पिक्स है और सब में कुछ न कुछ मजबूत कारण है जिसकी वजह से आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये सारे स्टॉक्स रखिए रेडार पर खरीदारी करने के लिए। आज से ये राय है विकास की, लेकिन राय खरीदारी या बिकवाली की कहाँ है वागले साहब की? वागले साहब के पास 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स है तो खरीदारी की राय होगी। और आशीष हमारे साथ आ चुके हैं और आशीष ने भी कुछ बेहतरीन पिक्स ढूंढी है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। कौन से वो शेयर बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। और आशीष, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हम आपके कॉल का। निफ्टी और बैंक निफ्टी सबसे पहले। प्रदीप गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी के अंदर में मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग अप ट्रेंड बन सकता है क्योंकि 6.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा में देखने को मिला। 1.03 के आसपास पुट कॉल रेशियो जो कि 1.09 सर 09 सॉरी वो नीचे के लेवल से वो भी उसमें भी एक बढ़त देखने को मिली। और एफआईएस का इंडेक्स फॉर्मेशन देखे तो 8.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली मुझे लगता है कि 4 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा अपमूव पॉसिबल है। 8400 तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 8200 का एक स्टॉप लॉस रख के निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल में दे रहा हूं, उनमें उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि थोड़ा सा एक साइडवेज ट्रेंड रहेगा बट डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही नजर आता है। तो 18450 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन उसमें बनाई जा सकती है। 18850 के टारगेट्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। यानी 8400 तक जाने की उम्मीद है। आपको नहीं लग रहा है अटकेगा 8300? हमको तो लग रहा है अटकेगा, आपको क्यों नहीं लग रहा? अनिल जी, अगर से आप इसमें देखेंगे तो डेटा में क्लियरली कल 8100 8200 के पुट्स पे राइटिंग हुई है। जब भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनना होता है तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग होगी रेदर देन कॉल्स के अंदर में पोजीशन बनाने के लिए। तो स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं 8100 और 8200 पे स्ट्रांगली बेट करता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड, आप ये देखेंगे कि बहुत सारे वो तो मैं भी सहमत हूँ, प्रदीप भी सहमत है आपसे कि 8200 के नीचे जाता नहीं दिख रहा है, लेकिन 8300 के ऊपर आज जाता नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो आप क्यों सहमत नहीं, ये बताइए। अनिल जी, मुझे लगता है कि जिस तरह का आज इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन होना है, जैसे कि आप देखिए ऑयल के जितने भी स्टॉक्स है, ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, रिलायंस है, ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्केट को देने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर में यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, तीनों में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे मेटल के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है खाली आपको कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था 8300 के ऊपर जाएगा, घबराइए जाएगा। और वागले साहब तो 9119 का टारगेट लेकर रखे हुए हैं, 8300 के ऊपर निकलते तुरंत फटाफट नए हाई के लिए आपको निफ्टी बैंक को एक बार 18700 के ऊपर 18700 के ऊपर बंद कराना चाहिए। तो आज है ना ड्रीम सिचुएशन वो है जब प्रदीप हम और आप आखिरी सौदा में मार्केट को बंद कर रहे होंगे, तब 18700 निफ्टी बंद हो और 8325 8350 निफ्टी बंद और बैंक निफ्टी 18750 के आसपास बंद हो, तो फिर क्या बात है।
तो हाँ, फिंगर्स क्रॉस। चलिए, निफ्टी पर आप बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं, बताइए स्टॉक्स। अनिल जी, मैं पहले तो सबसे पहले ओएनजीसी की बात करूंगा। मैंने पहले भी स्टॉक को काफी बार रिकमेंड किया और जिस तरह की क्रूड में स्ट्रेंथ है, अब मुझे लगता है स्टॉक में ऑलरेडी 52 वीक हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और ओपन इंटरेस्ट में करीब करीब 10-12% का इजाफा लास्ट 4-5 दिनों के अंदर में देखने को मिला है। तो ये काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरा मानना है 298 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 325 तक के टारगेट्स नेक्स्ट 3 से 4 दिनों के अंदर में ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक मेरी होगी मेटल स्पेस के अंदर, जहां पर पे सेल मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। इस स्टॉक के अंदर भी हमने कल बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखा है। वॉल्यूम्स में एक अच्छा खासा पिकअप हमें देखने को मिला है और स्टॉक अपने 52 वीक हाई से जस्ट 50-60 पैसा बाकी है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर भी पोटेंशियल है, ये कम से कम 58 से 60 तक के टारगेट्स ऊपर में दिखा सकता है। डाउन साइड में मुझे लगता है 52 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन जो है वो बनाई जा सकती है। एक स्टॉक जहां पर मैं थोड़ा सा वीक ट्रेंड महसूस कर रहा हूं वो है एक्सिस बैंक। कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर में कंटिन्यूसली एक शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 470 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, मुझे लगता है एक वीक ट्रेंड और पोजीशंस को हेज करने के नजरिए से भी मुझे लगता है एक्सिस बैंक में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 410 तक के टारगेट्स नीचे एक्सिस बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पीएफसी भी है ना आपका? पीएफसी के अंदर भी मैं काफी पॉजिटिव, ओवरऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी है उनमें मुझे लगता है स्ट्रेंथ है। और पीएफसी ओएनजीसी तो आशीष जी आप कितने हफ्तों से रिकमेंड कर रहे हैं? 3 हफ्ते हो गए। देखो ओएनजीसी, सेल, पीएफसी, अगर मैं सरकार में होता ना तो सरकार की एनआई बढ़ाने के लिए आपको कुछ न कुछ इनाम जरूर दिलवा देता, पक्का दिलवा देता। इतने लगे हुए आशीष जी 3 हफ्तों से ओएनजीसी के पीछे। अच्छा, बढ़ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, मजबूत हो गया। ओएनजीसी का चार्ट बताइए महीने भर का, इससे पता चलेगा ये आशीष जी की दमदार परफॉर्मेंस। आशीष जी को मुझे लगता है ऑयल इंडिया ओपेक की इनसाइडर थी। आशीष जी बताइए। हमने कॉल दिया था अनिल जी ओपेक के पहले $55 का। ऐसे थोड़ी आशीष जी पहला सौदा में हमारे साथ बैठे हैं। ओके, एक महीने में 12% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो वंडरफुल। सेल भी एक बार फिर कमोडिटी स्टॉक है, कमोडिटीज पे खास बुलिश दिख रहे हैं फिलहाल आशीष। लेकिन संदीप आप क्या चुन रहे हैं? 2 मिड कैप या मे बी स्मॉल कैप स्टॉक्स है। एक स्टॉक की हमने कल बात की थी, आई थिंक आप और हेमंत किसने स्पॉट किया था मुझे पता नहीं, जो है एटलस साइकिल्स। इसमें मुझे पैटर्न काफी अच्छा उभरते हुए दिखता है। इसका स्टॉप लॉस होगा 369 से बाय करें, स्टॉप लॉस टारगेट होगा 405। और फर्स्ट सोर्स लिमिटेड FSL ये बाय करके चल सकते हैं। इसमें प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। 36 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 45। 3 से 4 दिन का भी है। हेमंत का असर दिख रहा है आप पर? सब छोटे छोटे वाले कैश मार्केट के स्टॉक्स आप लेके आ रहे हैं, देखते हैं आज कितना भागता है। एटलस साइकिल कल भागा था ना। चलिए, दौड़ इसकी साइकिल की तरह नहीं है, मोटरसाइकिल की तरह है। तो देखते हैं आज आप 405 के टारगेट वागले साहब के हासिल होते हैं नहीं। और फर्स्ट सोर्स यानी कि FSL पर भी रखिएगा नजर रखिएगा बाजार की चाल पर। SGX निफ्टी बिल्कुल मजबूत है एकदम, कहीं कोई ठंडा होने के संकेत है नहीं, खासतौर से तब जबकि एशियाई बाजार ढीले डाले हैं, ज्यादा मजबूत है। हालांकि बड़ी बिकवाली नहीं है लेकिन मजबूत भी नहीं है, ये तो कहना होगा, क्योंकि निक्केई तो मजबूत है अलग रीजन से। हांगकांग देखिए कमजोर है 90 अंक, लेकिन मिला जुला कारोबार है, उसके बावजूद हम मजबूत है। तो 8275 के आसपास निफ्टी खुलना चाहिए। 10 पॉइंट की प्रीमियम बची थी, आज थोड़ी प्रीमियम बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से 15 पॉइंट 17 पॉइंट की हो जाएगी शुरुआत में। 15 से 20 पॉइंट की रेंज में प्रीमियम रहनी चाहिए। तो कितना है एग्जैक्ट निफ्टी? 8290 करीब। तो 20 पॉइंट निकाला 8270, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये है ओपनिंग आपके लिए। लेकिन ओपनिंग इंटरेस्टिंग होगी रुपए की, क्योंकि देखिए रुपया 2 दिन से तो बड़ा जबरदस्त मजबूत हुआ है। 67 रुपए 35 पैसे, कल भी 28 पैसे की मजबूती हुई। आज है डॉलर इंडेक्स मजबूत 101.25, अच्छा मजबूत हुआ है। तो आज रुपया थोड़ा कमजोर होना चाहिए कंपेरेटिवली, लेकिन FIs की डेटा खरीदारी के तो देखते हैं दोनों में से कौन भारी पड़ता है। रुपए की ओपनिंग, प्री ओपनिंग सेशन, स्टॉक 2020 का अपडेट आज एक नए कैप्टन के साथ, और उसके बाद 9:15 से शुरू होगा वो सब कुछ एक्शन जो आप देखना और ट्रेड करना चाहते हैं। जी हाँ, बाजार का शुरुआती कारोबार और ट्रेडिंग के भरपूर मौके, एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में।